गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप सबकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यस, ए वेरी गुड इवनिंग दीक्षा, हरिओम, ज्योति, आदित्य, सूरज, देव, शिवानी, अंकित। ओके दोस्तों, कल के सेशन के अंदर हमने जो डिस्कशन हम कर रहे थे वो डिस्कशन था विद रिगार्ड्स टू द टूल्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय आरबीआई। उसमें हमने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कल के सेशन में डिस्कस कर लिए थे। अब हम अपने इसी टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे एंड मोस्टली देखो चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बट छोटे मोटे और चीजें बची हुई हैं, उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है देबाजीत, आज के सेशन में आप चिंता मत करो, आज के सेशन में आपका ये हम कंप्लीट करेंगे देबाजीत। चलो यस देखो, कल जो हमने डिस्कस किया वो क्या थे? क्वांटिटेटिव टूल्स। वो क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि कैसे क्वांटिटी नंबर को यहां पे चेंज करना है। ठीक है, सईद साजिद, आपने सर ने बोला है, दीपेंद्र सर ने, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, पर वो एडवांस में आएगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज में, एडवांस में हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या? क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। किसके बारे में? क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव वाले हमने पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक बेसिक आइडिया इनके बारे में लेना होता है, ये उतने डिटेल में वाले टॉपिक्स नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आरबीआई कैसे कंट्रोल रख सकता है बैंकों के ऊपर? एक तो हमने कल डिस्कस कर लिया, उसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर आरबीआई के पास कुछ और टूल्स भी हैं जिनको हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आरबीआई बैंकों को कुछ गाइडलाइंस देता है। आरबीआई बैंकों को गाइडलाइंस देता है। क्या होती है गाइडलाइंस? क्या होती है गाइडलाइंस? देखो, जैसे आप लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना, आप लोगों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे आपके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि डू नॉट कमेंट अननेसेसरी इन द चैट। आपके लिए गाइडलाइंस ये होंगी कि काइंडली मेंटेन डेकोरम इन द क्लास। ये गाइडलाइंस होती हैं आप लोगों के लिए। उसी तरह से हमारा जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए भी गाइडलाइंस देता है। तो उन गाइडलाइंस के माध्यम से बैंकों के ऊपर एक तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो एक गाइडलाइंस एक टूल हुआ आरबीआई का कंट्रोल रखने का बैंकों के ऊपर। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है मॉरल सुएशन का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मॉरल सुएशन? देखो, जब हम बात करते हैं ना मॉरल सुएशन की, दरअसल में ये जो वर्ड आया है ना मॉरल सुएशन, ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। एक है मॉरल और दूसरा वर्ड है परसुएशन। ये सुएशन वर्ड परसुएशन से आया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? मॉरल, परसुएशन या सुएशन का मतलब क्या है? देखो, होता पता क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, मैं लेट से आपको एक सुझाव दे रहा हूं। मैं आपको सुझाव ये दे रहा हूं कि आप लोग ना अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, सारा सारा दिन टेलीग्राम पे मत बैठा करो, उससे पता क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। ये मैंने बस आपको एक सुझाव दिया है, ये मैंने बस आपको एक सुझाव दिया है। ऐसा कर लोगे तो अच्छा है आप लोगों के लिए, इसमें आपकी ही भलाई है। ध्यान से सुनना, यहां मैंने बस आपको एक सुझाव दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा पूरा दिन टेलीग्राम पे बैठे रहोगे तो मैं आपको डांटने मारने आऊंगा, नहीं, पर मैं आपको बस एक सुझाव दे रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज गुड फॉर यू। गेटिंग द पॉइंट? उसी तरह से आरबीआई भी बैंकों को कई बार कुछ सुझाव देता है। क्या देता है? सुझाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आरबीआई चेयरपर्सन कहीं गए थे, उन्होंने एक स्पीच में बोल दिया कि यार बैंकों को चाहिए कि अपने लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है
वो कम कर ले, इंटरेस्ट रेट अपने कम कर ले। ठीक है, अब उसने सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने कहा है कि आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप ये काम करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो आरबीआई आपको जेल में डाल देगा या आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, नो। वो बस आपको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज आपके लिए भले में है, तो ऐसे आपको करना चाहिए। नहीं करोगे तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, पर आपको मैं सुझाव दे रहा हूं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सुझाव होता है, एक तरह से कह लो कि एक आइडिया दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोरल सुएशन। क्या बैंकों को जरूरी है इसको फॉलो करना? नहीं। बैंक चाहे तो फॉलो करें, बैंक चाहे तो ना फॉलो करें, आपकी भलाई के लिए करना तो कर लो, नहीं करना मत करो। बैंकों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता यहां पे। तो आप इसको कह सकते हो बैंक्स आर नॉट लीगली बाउंड, बैंक्स आर नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो देम। ठीक है, ठीक है, बैंक्स आर नॉट लीगली अलाउड बाउंड टू फॉलो, मतलब मजबूर, ऐसा नहीं है कि आपको पक्का फॉलो ही करना है, आपकी मर्जी है, आपके लिए अच्छी बात है, आप फॉलो कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये परसुएशन है, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं एक तरह से। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पे आपका आता है, वो आता है आपका डायरेक्ट एक्शन का। अब इसका मतलब क्या है डायरेक्ट एक्शन का? डायरेक्ट एक्शन का मतलब बहुत सिंपल सा है। मैं आपसे अगर ऐसे बोलूं कि अगर आप लोग रिवाइज नहीं ना करोगे तो कल से आपको मैं एक्सेस आपका बंद कर दूंगा, कल से आपके बैच का एक्सेस बंद कर दिया जाएगा अगर आपने क्लास रिवाइज करके ना आए। अब यहां पे ये सुझाव नहीं है, ठीक है, ये सुझाव नहीं है, ये मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं कि ये करना ही करना है। अगर नहीं करते हो तो मैं आपके ऊपर कोई एक्शन लूंगा, मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। तो यहां पर भी यही है, अगर मान लो बैंक सरकार आरबीआई के किसी मुद्दे को नहीं मानते हैं, आरबीआई ने कुछ बोला है उनको नहीं माना जाता है, तो उस केस में आरबीआई बैंकों के ऊपर डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। क्या एक्शन ले सकता है? चाहे तो उनके ऊपर कुछ जुर्माना लगा दे, कुछ पेनल्टी लगा दे, और अगर मान लो कुछ बहुत ही खतरनाक किया है उस बैंक ने, राइट, तो उसका बैंक लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, वो बैंक ही बंद किया जा सकता है, उसका लाइसेंस खत्म किया जा सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन मानना जरूरी है, मतलब डायरेक्ट एक्शन तब होगा जब आपने कोई चीज मानी नहीं और मैंने बोला था करने के लिए। मोरल सुएशन में आपको मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर करना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो दैट डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, बैंक्स आर बाउंड टू फॉलो देम, बैंकों को फॉलो करना होगा, बैंकों को फॉलो करना होगा। ओके, नहीं करोगे तो पेनल्टी लग सकती है या फिर आपका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। बैंक लाइसेंस नहीं तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? क्या यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? गुड, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। और क्या है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर? एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, वो है आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या है वो? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, पहले इसका मीनिंग समझेंगे। देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई कोलैटरल है, मान लेते हैं आपके पास जमीन पड़ी हुई है 1 लाख की, ठीक है, आप इसको गिरवी रख सकते हो।
अब मुझे बताओ, अगर आपके पास कोलैटरल है 1 लाख रुपए का, तो आपको लोन कितना मिलेगा? 1 लाख से कम मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, या 1 लाख से ज्यादा मिलेगा? मुझे आप ये बताओ। अगर कोलैटरल आपके पास 1 लाख रुपए का है, ठीक है, अगर कोलैटरल आपके पास 1 लाख रुपए का है, तो उस केस में आपको लोन कितने का मिल पाएगा? 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा, या 1 लाख का? आंसर इज, देखो 1 लाख से कम का। बैंक बोलेगा ना कि 1 लाख का तो आपका कोलैटरल है, तो हम आपको लेट से 70,000 का लोन देते हैं या 60,000 का लोन दे देते हैं। इस तरह से होता है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, दरअसल में ना आपके कोलैटरल के बेसिस के ऊपर यहां पे आपके परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो आरबीआई ने बोला, मान लो ये सोना है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का सोना पड़ा हुआ है, अब आपने लोन लेना है बैंक से। आरबीआई आपको पता क्या कर सकती है? आरबीआई यहां पे आपको कह सकती है कि अगर गोल्ड आपके पास 1 लाख का है ना, तो हो सकता है आपको 90% पैसा मिले, तो उस केस में हो सकता है आपको 90,000 का लोन मिल जाए। उसी तरह से यहाँ पे हो सकता है आरबीआई आपको यहाँ पे ये नंबर चेंज करके 75% कर दे, तो उस केस में आपको 75,000 रुपए का केवल लोन मिलेगा। तो ये लोन भी ऊपर नीचे हम करवा सकते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये कितना मार्जिन होगा, ठीक है ना, इसको भी चेंजेस करना इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो इट इज नथिंग बट, मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल and loan that can be given, and loan that can be given in its place, and loan that can be given in its place। हाँ, कोलैटरल मतलब जो चीज आप गिरवी रख रहे हो, ठीक है, कोलैटरल मतलब जो चीज आप गिरवी रख रहे हो। यस। तो अंतर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां 1 लाख था, 90,000 मिला, तो 10,000 का डिफरेंस हुआ। अब उस केस में 1 लाख का 75,000 है, तो 25% का डिफरेंस हुआ। उस डिफरेंस को हम यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ये भी आरबीआई का एक क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों को मोरल सुएशन दिया था कि टेलीग्राम पे पूरा दिन मत रहा करो, ठीक है ना। अब वो बच्चे चैट में यही पूछ रहे हैं कि तुम टेलीग्राम में कहां हो, तुम टेलीग्राम पे कहां हो। ये मोरल सुएशन है, इसीलिए इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। पर अगर इनको वार्निंग दी जाए फिर एक्शन होगा, फिर एक्शन होगा। हाँ ठीक है, दिस इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे ना आरबीआई, एक बच्चा पूछ रहा है कैसे आरबीआई ने कोविड के समय इसको बदला था। आरबीआई ने कोविड के समय इसको बदला भी था, ठीक है। यस, तो उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, कितना लोन आपके कोलैटरल के बदले मिलेगा, दैट कैन बी चेंज्ड। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। पांचवें पॉइंट पे आएंगे। पांचवा पॉइंट है आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, इसका अर्थ क्या है? देखो मैंने आप लोगों को ना एक वर्ड पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स? क्या आप लोग इस वर्ड को जानते हो? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आई डिस्कस दिस वर्ड विद यू। ड्यूरेबल एक ऐसी चीज थी जो लंबे समय तक रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? ये सब है आपका ड्यूरेबल, लंबे समय के लिए यहां पे रहेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, दैट्स गुड। अब मुझे ये बताओ, दो केसेस हैं। मान लेते हैं आप लोगों ने एक फ्रिज लेना है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। थोड़ा महंगा वाला फ्रिज है, थोड़ा एडवांस फ्रिज है। 10 लाख का एक फ्रिज लेना है आपको, चलो ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं आपके पास दो केसेस हैं। मैंने आपको बोला पहला केस कि यार
आप ना लोन पे ले रहे हो ये फ्रिज, पूरा पैसा है नहीं है आपके पास, आप लोन पे ले रहे हो। तो कैसे लोगे? आपको पहले ना कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन आता है डाउन पेमेंट क्या? अरे सारा का सारा थोड़ी मतलब लोन पे ले लोगे, कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो मैंने कहा कि आपको भाई 4 लाख रुपए अभी देना पड़ेगा, 4 लाख आप अभी के अभी पे करोगे, और बाकी का जो पैसा होगा वो आप फिर आराम से पे करते रहना। 2 साल के अंदर आपको ईएमआई आपको लग जाएगी, हर महीने आप ईएमआई पे करते रहो, 2 साल में बाकी पैसा चुकता कर देना। 4 लाख अभी देना है, बाकी जो पैसा बच गया वो 2 साल के अंदर ईएमआई की फॉर्म में देना है। ये केस 1 है, दिस इज लेट्स से दिस इज केस ए। ठीक है, और एक मैं दूसरा केस बताता हूं। लेट्स से आपको मैं बोलता हूं कि आपको 4 लाख नहीं, अभी आप सिर्फ 2 लाख दे दो, अभी केवल 2 लाख आपकी डाउन पेमेंट रहेगी, और मान लो कि आपको बाकी का जो पैसा है वो आराम से 5 साल में देते रहना। लेट्स से दिस इज केस बी। एक केस ए है, एक केस बी है। मुझे बताओ आप किस केस के अंदर लोन लेना पसंद करोगे, मतलब या ये फ्रिज खरीदना पसंद करोगे? किस केस में आप लेना पसंद करोगे? देखो तनीषा, अब तो बहुत सारे केसेस आ गए हैं, नो डाउट, हाँ आपकी बात सही है, अब तो 0 पे भी आने लग गई हैं चीजें। बट ये 2 केसेस बताओ पहले आप। ए में, बी में? आंसर इज बी में। पता है क्यों? देखो बी में, आप बी में ज्यादा लेना पसंद करोगे, पता क्यों? उसका कारण है, पहली बात, आपको शुरुआत में केवल 2 लाख देना पड़ रहा है, आपको 4 लाख रुपया जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, 2 लाख के थ्रू हो जाएगा, और आप आराम आराम से 5 साल में पेमेंट कर देना। ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है कि 2 साल में सारा पैसा रिटर्न करो। तो बी वाले केस में आप ज्यादा चांसेस है कि आप लोन ले लोगे, लोन ले लोगे, खर्चा कर लोगे, खर्चा कर लोगे, इकॉनमी आगे बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में आरबीआई इसमें भी चेंजेस कर सकता है, आपके ये वाले जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के डाउन पेमेंट या ड्यूरेशन होती है, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, चेंजिंग द बोरोअर बिहेवियर by making a change in down payment, by making a change in down payment और ईएमआई और ईएमआई फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और ईएमआई फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। क्या बोलेंगे इसको? वी कॉल इट एज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, गुड गुड गुड। ये है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गुड। एक और पॉइंट है जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है आपका इसमें, वो है पॉइंट नंबर 6, वो है पॉइंट नंबर 6, दैट इज योर क्रेडिट रैशनिंग, दैट इज योर क्रेडिट रैशनिंग। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नई सिद्धांत लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, हाँ ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यस। अब ये पॉइंट है क्रेडिट रैशनिंग का आपका, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
इसका मीनिंग क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का? देखो, होता पता क्या है यहां पे, अगर हम बात करें आपके बैंकों की, तो हो सकता है कि आपके जो बैंक होंगे वो लोन दें। ठीक है, आपके बैंक होंगे वो लोन दें, और हो सकता है वो लोन केवल और केवल अंबानी जी को, अडानी जी को लोन दे। हो सकता है, बैंकों ने तो लोन देना है ना, तो बैंक किसको लोन देना पसंद करेंगे? बैंक बोलेंगे कि हम तो अंबानी अडानी जी को लोन देंगे, ठीक है ना। बट उससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, देश का विकास अगर करना है तो विकास करने के लिए, देश के अच्छे दिन लाने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे छोटे किसानों को, मजदूरों को, छोटे उद्योगपतियों को, उन तक भी पैसा जाना चाहिए। उन तक भी पैसा जाना चाहिए। और इसीलिए हमारे पास क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये वर्ड है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब, प्रायोरिटी सेक्टर के मीनिंग यही है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। तो भाई, ये जो सेक्टर है ना, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, इनको लोन मिलना ही चाहिए। इनको लोन मिलना ही चाहिए। तो हर बैंक के लिए, मतलब टाइप ऑफ बैंक, अलग अलग तरह के बैंक होते हैं भारत में, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, करेंगे उनको भी कभी आगे डिस्कस। एंड आपके कोऑपरेटिव बैंक, तो हर किसी टाइप ऑफ बैंक के लिए अलग अलग परसेंटेज है। तो उनको कम से कम उतना परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज उनको एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमईज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, आपके हाउसिंग के लिए, आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस तरह से आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए वो पैसा देना ही होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ? ए मिनिमम, ए सर्टेन मिनिमम परसेंटेज। टाइप ऑफ बैंक के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए 40 रहता है, किसी के लिए 60 है, किसी के लिए 75 है। ए सर्टेन मिनिमम परसेंटेज लोन is to be given, is to be given to priority sectors। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें 8 सेक्टर आरबीआई ने बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका, इसमें लिखना है, लिख लो इधर ऐसे। आपका एग्रीकल्चर आ गया, आपका एमएसएमई, छोटे उद्योग होते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड आपका अदर्स। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? एमएसएमई होता है आपके छोटे उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड
मीडियम एंटरप्राइज, MSME। यहां तक बात क्लियर हुई? अरे भाई अजय, आपको नहीं देखना चैट तो मत देखो। गौरव पांडे, आप मत देखो चैट की तरफ। आपको नहीं देखना, मत देखो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बार बार ये क्यों लिखे जा रहे हो, चैट ऑफ चैट ऑफ चैट ऑफ? आप मत देखो उसकी तरफ, चैट की तरफ। आप इग्नोर करो, मैं भी कर रहा हूं अननेसेसरी कमेंट्स जो है। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे क्वालिटेटिव टूल्स यहाँ पे हो चुके हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने भारत में कोई चीज बनाई, मैंने भारत में शर्ट बनाई, मैं इसको एक्सपोर्ट करवाना चाहूंगा। एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे भाई बीच में पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो जो पैसा मुझे लोन के तौर पे मिला फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि आप देखोगे ना कि जब मैं कोई सामान एक्सपोर्ट करता हूँ ना, मुझे बदले में डॉलर मिलते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट करना भी हमारे देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये बात हुई यहाँ पे क्रेडिट रैशनिंग की। एंड ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। कल हमने क्वांटिटेटिव डिस्कस कर लिया, आज हमने क्वालिटेटिव डिस्कस कर लिए। ठीक है, ठीक है। हाउसिंग का मतलब बेटा घर बनाने के लिए, और क्या। चलो, अब कुछ और मुद्दे भी हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। देखो एसके रायसा, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। होता पता क्या है, यहां पर आपका क्वालिटेटिव के अंदर मैंने बात क्या करी थी, स्पेसिफिक सेक्टर की बात करी थी। तो हर एक सेक्टर के लिए चेंज नहीं होगा, टाइप ऑफ कोलैटरल के लिए चेंज होगा। इसीलिए स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, इसीलिए क्वालिटेटिव में आएगा। चलो, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अगला टॉपिक अगला टॉपिक मतलब क्वालिटेटिव वाला टूल खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं मनी एंड बैंकिंग में, और क्या पढ़ना है। देखो आगे हमें ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। एमपीसी के बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। देखो देखो इधर देखेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज बोली, मैंने आपको बोली कि यार हमें ना गोल क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का। सर मॉनेटरी पॉलिसी का जो गोल है वो है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। महंगाई बहुत ज्यादा ना हो, कंट्रोल में रहे, प्लस एट द सेम टाइम आपकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना यहां पे हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, आप ना इस बात को अंडरस्टैंड करना प्लीज, इधर समझेंगे आप सब लोग। ठीक है। देखो इतने तो बच्चे भी नहीं है क्लास में जितने लोगों ने निकिता को बर्थडे विश कर दिया। भाई समझ गए, भाई निकिता का बर्थडे विश हो चुका है, अब समझ गए हम लोग। प्लीज अब थोड़ा सा शांत रहेंगे, और नितिन भी शांत रहेगा थोड़ा सा। हो गया बर्थडे भाई आपका, इधर देखो सब लोग। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, होता पता क्या है, होता पता क्या है, हमें ना ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, वी नीड टू ग्रो। जीडीपी आगे बढ़नी चाहिए, जीडीपी आगे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ महंगाई भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, ग्रोथ कैसे ज्यादा होगी सर, जब हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा देंगे। सर ग्रोथ तो हो जाएगी उससे, पर उससे महंगाई बढ़ जाएगी। मानते हो बात? अगर लोगों तक पैसा पहुंचाना है, मान लो रेपो रेट कम कर दिया, तो उससे ग्रोथ भी होगी, पर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। तो हमें पता क्या करना होता है, अगर हमें डिसेंट ग्रोथ चाहिए उसके लिए इन्फ्लेशन हल्की फुल्की काफी है। हल्की फुल्की इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना इन्फ्लेशन अच्छा है। हल्की फुल्की महंगाई अच्छी है। कितनी महंगाई अच्छी है?
देखो इसके लिए हमने जो टारगेट लिया हुआ है ना, वी हैव अ टारगेट, हमने यहाँ पे 4 ± 2%, मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, हमारा टारगेट क्या है इन्फ्लेशन का, 4 ± 2%। अब क्वेश्चन आता है ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। देखो एक बार आप माइनस करो, इसको माइनस लिखो 4 - 2, एक बार आप प्लस लिखो 4 + 2, 4 - 2 कितना बना 2%, 4 + 2 बना 6%। तो एक्चुअली हमारी कोशिश है कि हमारी जो महंगाई हो ना वो इस रेंज में रहे, 2% से लेके 6%। हम कोशिश करेंगे 4% रखने की, पर 2% ऊपर और 2% नीचे वो जा सकता है। ये हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है। हमें हल्की फुल्की महंगाई चाहिए, हमें हल्की फुल्की महंगाई चाहिए, 4 ± 2% वाली। ठीक है, तो ये 4 ± 2% आपको पता चाहिए, दिस इज अवर इन्फ्लेशन टारगेट। इतनी महंगाई चलेगी, इससे ज्यादा होगी तो दिक्कत है, फिर वस्तुओं के दाम बढ़ते रहेंगे बहुत ज्यादा। इज इट ओके, इज इट ओके? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये बात क्लियर हुई। अभी तो काफी कम है, अभी तो 2% समथिंग है, अभी तो 2% के आसपास चल रहा है, अभी तो सही है, अभी महंगाई नहीं है भारत में उतनी ज्यादा अभी करंट टाइम्स के ऊपर। देखो ये टारगेट है हमारा। अब इसको टारगेट को रखना कैसे, मुझे ये बताओ। हाउ कैन वी इंश्योर कि हमारी महंगाई इस रेंज में रहे? हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये चीज आपकी इस रेंज में रहे? कैसे इंश्योर करेंगे सर? ये चीज के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, क्या तरीके हैं सर? जितने सारे पड़े वो सारे तरीके हैं, जितने सारे हैं वो इतने सारे तरीके हैं हमारे पास रेपो रेट है, हमारे पास सीआरआर है, हमारे पास एसएलआर है। देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी वेज। पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेपो रेट है। तो भाई रेपो रेट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं महंगाई को इस रेंज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये रेंज के अंदर महंगाई रहेगी तो ग्रोथ भी होती रहेगी एंड वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर मैं आपकी बात समझ गया, ये आरबीआई के कंट्रोल में होती हैं ये चीजें, रेपो रेट और बाकी सब। पर यहां पर ना दरअसल में एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो डिसाइड करेगी कि रेपो रेट का करना क्या है। क्योंकि देखो हम चाहते हैं एक कंसेंसस हो, हम चाहते हैं कि एक 6 लोगों की सदस्यों की टीम जो हो वो डिसाइड करे कि रेपो रेट क्या करना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रेपो रेट ऊपर नीचे करने से हमारे देश की महंगाई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो सकती है। सो दैट इज वाई वी वांट कि यहां पर एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी हो। तो होता क्या है ना, हमारे पास एक कमेटी है जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी में दोस्तों 6 लोग होते हैं। इस 6 में से 3 लोग आते हैं आरबीआई से, और बाकी के जो 3 लोग होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द, बाकी 3 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। सरकार नियुक्त करती है इनको। 3 आरबीआई की तरफ से आएंगे और 3 आपके सरकार नियुक्त करेगी। अब इनमें जो 3 होते हैं ना, देखो इन 3 में से एक तो आपके आरबीआई गवर्नर साहब ही होते हैं। ठीक है, एक आरबीआई के गवर्नर होंगे, एक दूसरे पर्सन होंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। जो 4 गवर्नर है ना, डिप्टी गवर्नर उनमें से एक होगा, 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर यहां होगा, और एक तीसरे एक और आरबीआई के ऑफिशियल होंगे। तो 3 लोग हो जाएंगे आरबीआई की तरफ से, और ऐसे ही 3 लोगों को सरकार नियुक्त कर देगी। ठीक है, ऐसे ही 3 लोगों को सरकार नियुक्त कर देगी। ऐसे टोटल 6 लोग हो जाएंगे, 3 आरबीआई से, 3 सरकार ने नियुक्त किए होंगे। ये नियुक्त किसको करेंगे? कई बार प्रोफेसर वगैरह को कर देते हैं। ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स का टीचर हो, ठीक है, ठीक ठाक पढ़ा देता हो, शाम को भी थोड़ा बच्चों के लिए, रात को 8 बजे 7 बजे भी क्लास ले लेता हो, ऐसे किसी एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार यहाँ 3 लोगों को नॉमिनेट करती है और 3 लोग आरबीआई से आते हैं। तो ऐसे करके 6 लोग हो जाते हैं, ऐसे करके 6 लोग हो जाते हैं। चलो बढ़िया। सुहानी पूछे जा रही है फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी। अरे अभी तो लिखवा के हटाऊं, ये देखो एमपीसी अभी तो बोला, अभी तो बोला। ठीक है, ऐसे 6 लोग होंगे यहाँ पे, ऐसे 6 लोग होंगे। अब एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना, ये कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो आरबीआई गवर्नर होंगे ना,
ही इज द चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? आपके आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर इज द चेयरपर्सन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब क्या कर सकते हैं यहां पे? अब ये 6 लोग मिलेंगे, ये 6 लोग मिलेंगे, 6 लोग मिलके बातचीत करेंगे। बातचीत करके ये डिसाइड करेंगे कि आपने रेपो रेट का करना क्या है। रेपो रेट का क्या करना है? क्या रेपो रेट बढ़ाना है, कम करना है, या उतना ही रखना है? ठीक है ना? 6 लोग मिलके यहां डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके, तो जो 6 लोग होंगे ना, 6 लोग, फिर वो वोट करेंगे, वोटिंग, उनमें वोटिंग होगी, वोटिंग, कि भाई करना क्या है, करना क्या है। अरे 3 लोग नहीं है भाई, 6 लोग हैं। 3 आरबीआई से हैं, 3 सरकार ने नॉमिनेट किए हैं, टोटल 6 लोग हैं। 3 नहीं है, 3 आरबीआई से है, 3 सरकार ने नॉमिनेट किए हैं, टोटल 6 लोग हैं। अब 6 लोगों के वोटिंग हुई। अब इस वोटिंग में क्या होगा? जो डिसीजंस होंगे ना, तो आपको ध्यान में रखना है दैट डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर आपके डिसीजन लिए जाते हैं कि मेजॉरिटी किसके पास है, मेजॉरिटी किसके पास है, उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे अगर मान लो सारे 6 के 6 बोले कि भाई रेपो रेट कम करो, तो भाई जो 6 ने बोल दिया वैसा होगा। अगर 5 लोग बोल रहे हैं कम करो, एक बंदा कह रहा है बढ़ा दो, तो मेजॉरिटी किसके पास है? 5 के पास। अगर 4 लोग कह रहे हैं बढ़ा दो, 2 लोग कह रहे हैं कम कर दो, तो मेजॉरिटी किसके पास है? 4 के पास। बट अगर मान लो दोस्तों यहां पे एक आपका टाई हो जाए कि 3:3 हो जाए, 3 लोग कह रहे हैं हाँ, 3 लोग कह रहे हैं ना, 3 लोग कह रहे हैं बढ़ाओ, 3 लोग कह रहे हैं कम करो, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट। आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर बराबर हो जाएंगे, अगर टाई हो जाएगा, अगर टाई हो जाएगा ना, टाई जैसे यहां पे हो चुका है टाई, अगर बराबर हो गया, टाई हो गया ना, उसमें आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कास्टिंग वोट का मतलब क्या? देखो आरबीआई गवर्नर को बोला जाएगा कि आप एक बार दोबारा वोट डाल दो। क्या कर दो? आप दोबारा वोट डाल दो। अब जो आप दोबारा वोट डालोगे वो माना जाएगा। समझ गए? तो जब ऐसे बराबर हो जाएगा, टाई हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर वहां दोबारा वोट डालेंगे। अनुष्का वही बोल रहा हूं, कास्टिंग वोट यही है कि आरबीआई गवर्नर को दोबारा बोला जाता है वोट डालने के लिए। ठीक है? एंड वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? आपका डिसीजन मेकिंग उससे आपकी हो जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे और आता है, एक क्वेश्चन यहां पे और आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है कि सर ये कितना मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, क्या रोज मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं? देखो अगर हम बात करें ना, तो दरअसल में लिखा ये गया है, लिखा ये गया है कि इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना है। कितनी बार मिलना है? कम से कम 4 बार। आई रिपीट, कम से कम 4 बार। अरे भाई सबको दोबारा वोट नहीं डालना, प्लीज समझो इस बात को। एक बच्चा लिख रहा है दोबारा से 3/3 हो गया। अरे सबको नहीं डालना दोबारा वोट, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर को वोट डालना है दोबारा। सबको नहीं डालना है, सिर्फ आरबीआई गवर्नर को दोबारा वोट डालना है। दोबारा कैसे टाई हो जाएगा जब एक ही वोट डालना है आरबीआई गवर्नर को? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चल रहा है। अरे सिर्फ आरबीआई गवर्नर को दोबारा वोट डालना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें ना यहां पे, अगर हम बात करें कानून की, अगर हम बात करें ना आरबीआई एक्ट की, तो आरबीआई एक्ट में क्या लिखा हुआ है? आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है दे नीड टू मीट एट लीस्ट 4 times इन अ ईयर। कानून के हिसाब से लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है।
क्या लिखा है? कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है एज पर द कानून। दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री। साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है सर क्या ज्यादा बार भी मिल सकते हैं? हाँ, जितनी बार मिलना चाहो आप उतनी बार मिल सकते हो, पर भाई कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है। कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार। ठीक है, ठीक है, ओके। पर एक डाउट और आता है कि सर नॉर्मली कितनी बार मिलते हैं ये लोग? नॉर्मली कितनी बार मिलते हैं दोस्तों? नॉर्मली ये ना 6 बार मिलते हैं। नॉर्मली, द वर्ड इज नॉर्मली। आमतौर पे 6 बार मिल लेते हैं साल में। वैसे कानून के हिसाब से कम 4 बार। अगर ज्यादा बार मिलना है ज्यादा बार मिलो, पर कम से कम 4 बार मिलना है। आमतौर पे ये साल में 6 बार मिल लेते हैं, 6 बार बातचीत कर लेते हैं ये। सो इस तरह से दे मीट नॉर्मली 4 टाइम्स अ ईयर। नॉर्मली मीट 6 टाइम अ ईयर, बट कानून के हिसाब से मिनिमम 4 बार। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलो 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 चलो। हाँ, नॉर्मली 4 बार मिल लेती है नॉर्मली। जैसे कोविड का समय था तो ज्यादा बार भी मिले, पर एज पर कानून 4 बार, मिनिमम 4 बार। लगभग हर दूसरे महीने मिल लेते हैं तो 6 बार हो जाता है, पर एज पर कानून 4 बार। ठीक है, चलो ये बात हमें यहां पे क्लियर होगी। अरे कास्टिंग वोट की डेफिनेशन नहीं है, कास्टिंग वोट होता है दोबारा आप एक बार वोट डाल देना। अंशिका, मनी एंड बैंकिंग टॉपिक प्रीलिम्स का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक नहीं है। अनटिल अनलेस कुछ करंट अफेयर्स में हो तब आएगा ये। ओके, एक और जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर, वो चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है आपका मनी सप्लाई का। देखो हमने कंटिन्यूअसली इस चैप्टर में बात करी मनी सप्लाई मनी सप्लाई मनी सप्लाई की, पर मनी सप्लाई के रिगार्डिंग हमने कभी यहां पे डिस्कशन नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको ये बोला कि होता पता क्या है, होता पता क्या है कि अगर हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो हमें ग्रोथ करनी होगी। ग्रोथ करने के लिए हमें मनी सप्लाई बढ़ानी होगी। बात तो सही है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा। मानते हो इस बात को? बट क्वेश्चन ये आता है कि मनी सप्लाई में आता क्या क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मनी सप्लाई में हम क्या इंक्लूड करते हैं। देखो आप एक बात समझना, क्या आएगा मनी सप्लाई के अंदर? सोच के बताओ क्या आएगा मनी सप्लाई के अंदर। क्या मेरी और आपकी जेब में जो पैसा है क्या वो मनी सप्लाई में आना चाहिए? बताओ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? उसको हम बोलते हैं करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक। क्या ये मनी सप्लाई में आना चाहिए? जो लोगों के हाथों में पैसा है क्या वो मनी सप्लाई में आना चाहिए? अभी देखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे बैंक्स होते हैं सर, बैंक्स। बैंकों में भी तो हमने पैसा जमा करा रखा है। बैंकों में भी तो हमने पैसा जमा करा रखा है। कैसे जमा करा रखा है सर? हमारी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, या बैंक के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो डिमांड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो बैंकों के अंदर हमने डिमांड डिपॉजिट खोल रखा है। हाँ सर, वो भी पैसा है। बैंकों में सर हमने टाइम डिपॉजिट भी करा रखा है। हाँ बात तो सर वो भी सही है, वो भी पैसा ही है। तो क्या ये भी मनी सप्लाई में आना चाहिए? मैंने कहा देखते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें, देखो अब ना उतना इस्तेमाल नहीं होता, पर आज से थोड़ा पीछे आप जाओगे तो आप लोगों के पेरेंट्स के, या इनफैक्ट आप में से कुछ बच्चों के भी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अकाउंट होंगे।
दरअसल में अब तो उतना रोल नहीं रहा पोस्ट ऑफिस का, पर एक टाइम था कि जब गांव गांव तक बैंक नहीं पहुंचे थे ना, वहां पोस्ट ऑफिस गांव गांव में थे। तो पोस्ट ऑफिस भी एक तरह से बैंकों जैसा काम करते थे कि वहां आप अपना पैसा जमा करा सकते हो, अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। कुछ बच्चों का होगा भी पोस्ट ऑफिस के साथ बैंक अकाउंट। तो सेम जो कॉन्सेप्ट आपका बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का है, ऐसा ही आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के साथ भी आप डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट करवा सकते हो। ओके, यहां तक बात समझ आई? होता था नहीं साक्षी, होता है। अब कम हो गया है, पर ये नहीं कि होता था, होता है अभी भी। ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। यस। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो, अब समझेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि मनी सप्लाई में क्या क्या आना चाहिए? ये सारे आने चाहिए, इनमें से कुछ कुछ आने चाहिए? अगर हम मनी सप्लाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई के अंदर ये सारे आने चाहिए या इनमें से कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए? हम्म। अब देखो, अंडरस्टैंड करो इस बात को, अंडरस्टैंड करो। मैं आपसे एक ना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसे और समझना। देखो, अगर मुझे ये देखना है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यार कितने बच्चे सीरियस हैं इस बैच में। मान लेते हैं मुझे ये देखना है कितने बच्चे सीरियस हैं इस बैच में। तो मुझे ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं ये समझूंगा पहले तो कि अच्छा, जो लाइव में आ रहे हैं बच्चे उनमें कितने सीरियस हैं, जो लाइव नहीं देखते रिकॉर्डेड देखते हैं उनमें कितने बच्चे सीरियस हैं। फिर हो सकता है मैं दोनों को जोड़ के भी देखने की कोशिश करूं, मैं दोनों को जोड़ के भी देखने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे एक आइडिया चाहिए कि लाइव वाले कितने सीरियस हैं, रिकॉर्डेड वाले कितने सीरियस हैं, दोनों मिला के टोटल कितने सीरियस हैं। तो मुझे अलग अलग चीजें देखनी पड़ रही हैं यहाँ पे, मुझे अलग अलग चीजें देखनी पड़ रही हैं। बात मानते हो? मैं इधर भी देखूंगा, मैं इसमें भी देखूंगा, वो भी देखूंगा। मैं अकेला इसका भी देखूंगा, अकेला रिकॉर्डेड का भी देखूंगा, अकेला हो सकता है या दोनों को मिक्स करके भी देखूंगा। उसी तरह से अगर आरबीआई को मनी सप्लाई देखनी है कि मनी सप्लाई कितनी है, तो आरबीआई भी एक चीज नहीं देखेगा, आरबीआई भी अलग अलग चीजें देखेगा। आरबीआई ये देखने की कोशिश करेगा कि मनी सप्लाई कौन सी मनी सप्लाई की बात हो रही है। क्या ये वो मनी सप्लाई है जो लोगों के हाथ में है? क्या ये वो मनी सप्लाई है जिसमें हाथ के अलावा लोगों की अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? क्या वो पैसा है जो लोगों ने एफडी में करा रखा है? आरबीआई को अलग अलग पैरामीटर चाहिए इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड मनी सप्लाई। सिर्फ एक मनी सप्लाई देख के नहीं बता पाओगे। अगर आपने सिर्फ पूरी की पूरी मनी सप्लाई देख ली, उससे क्या पता लगेगा किसको कम करना है, कहां कम करना है? ऐसा तो नहीं कि लोगों के हाथों में पैसा है पर उन्होंने एफडी में जमा करा रखा है पैसा। सो दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बात किस मनी सप्लाई की कर रहे हैं, एंड उसी बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की मनी सप्लाई आ जाती है। मैं समझाता हूं क्या क्या तरीके हैं अलग अलग मनी सप्लाई के। आप एक टेबल बनाना, जो मैं आपके साथ यहां पे टेबल बना रहा हूं, वो सेम टेबल आप साथ में बना सकते हो। ठीक है, साथ साथ में आप मेरे यहां पे एक टेबल बनाने की कोशिश करें।
ठीक है, साथ साथ में बना लो ये वाला। जो बोर्ड पे बना है एक बार बनाएंगे सब लोग। हाँ हाँ, कलाम मैंने पढ़ लिया, आपको 4-5 बार नींद आ गई है। आप सो लो थोड़ी देर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप सब थोड़ी देर सो लो। ठीक है। हाँ। ठीक है, थोड़ी देर आप आराम कर लें अभी। या हो गया। चलो, अब समझेंगे, यहां पे समझेंगे एक बात। देखो, आरबीआई को डिपेंड करता है किस तरह की मनी सप्लाई देखनी है। आप लोगों को एक वर्ड याद है, लिक्विड। देखो, अगर आरबीआई को वो देखना है ना पैसा, अगर आरबीआई को वो मनी सप्लाई देखनी है जो बहुत आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाए और जो हो, तो दरअसल में आरबीआई वहां M1 को देखता है। M1 इज नथिंग बट मनी सप्लाई, M1 मनी सप्लाई ही है। तो आरबीआई क्या करेगा उस केस में? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक देखेगा एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बाकी नहीं देखेगा। ठीक है। अरे एम का मतलब मनी सप्लाई। हाँ, अगर आरबीआई को सबसे वो वाला पैसा जो लोगों के हाथ में है या बैंकों में डिमांड डिपॉजिट में रख रखा है, उसके लिए आरबीआई M1 देखता है। अगर आरबीआई को लगता है यार एक काम करो, पोस्ट ऑफिस का भी देख लो डिमांड डिपॉजिट, तो उसमें वो M2 देखेगा। टाइम डिपॉजिट नहीं देखेगा M2 के अंदर। M2 देखते समय आरबीआई टाइम डिपॉजिट नहीं देखता। M3 में क्या करते हैं? M3 में आरबीआई बोलता है यार पोस्ट ऑफिस को छोड़ो, पोस्ट ऑफिस को साइड करो, पोस्ट ऑफिस के बिना बताओ मुझे टोटल मनी सप्लाई कितनी है, तो वो M3 देखेगा। और अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं भाई सब कुछ इंक्लूड करके बताओ, तो उस केस में वो M4 देखेगा। सब कुछ देखना हो तो वो M4 देखेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, डिपेंड ये कर रहा है कि क्या देखना है। अगर आरबीआई को लगता है कि हमें हमारे लिए पहले वो चीज देखनी है जो या तो लोगों के हाथ में है, अरे M0 अलग से बताऊंगा, M0 एक सेपरेट चीज है, अभी आएंगे उस पर भी। अरे मनी सप्लाई है, मैंने अभी तो बोला, मैंने अभी आपको बताया। अगर मुझे ये देखना है कि बच्चे कैसा परफॉर्म करने हैं, तो मैं लाइव वालों का अलग देखना पसंद करूंगा, रिकॉर्डेड वालों का अलग, फिर दोनों का कंबाइन करके अलग। ऐसे ही आरबीआई को देखना है मनी सप्लाई कितनी है, तो आरबीआई के पास अलग अलग तरह के अलग अलग टूल्स हैं मनी सप्लाई के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को यह देखना है कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है, और उन्होंने बैंकों में डिमांड डिपॉजिट, मैंने आपको बताया था डिमांड डिपॉजिट क्या था, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उसमें कितना पैसा लगा रखा है, उसमें कितना पैसा रखा हुआ है, तो वो M1 को देख लेगा। M1 में बस दो चीजें आएंगी। फिर अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं यार, एक काम करते हैं, मुझे पोस्ट ऑफिस का भी देख के बताओ डिमांड डिपॉजिट के साथ, तो पोस्ट ऑफिस का साथ में देखने पर आपका M2 आ जाएगा कि पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट बता दो। ऑन द अदर हैंड, अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं यार पोस्ट ऑफिस इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट ऑफिस के बिना आप मुझे बताओ, पोस्ट ऑफिस के बिना आप मुझे बताओ, तो वो मनी सप्लाई M3 देखेगा। और अगर आरबीआई को लगता है नहीं सबको इंक्लूड करके बताओ, तो वो M4 मनी सप्लाई यहां देखेगा। अब क्लियर है हिमांशु, शेखर झा? अब क्लियर हुआ?
यस। अरे मनी सप्लाई बोल तो रहा हूं, ये मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई है। पैसा कितना है दुनिया में, भारत में पैसा कितना है? कौन सा पैसे की बात हो रही है? मेरे अकाउंट वाला पैसा, मेरी जेब वाला पैसा, मेरी एफडी वाला पैसा, मेरे पोस्ट ऑफिस वाला पैसा? कौन सा पैसा, कौन सा पैसा? तो जिस आरबीआई के पास अलग अलग तरीके हैं। अगर आरबीआई को पोस्ट ऑफिस के बिना देखना होता है तो वो M3 देखता है। अगर आरबीआई को यह देखना होता है कि लोगों के हाथ में पैसा और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है वो देखना है तो M1। M2 के अंदर आरबीआई टाइम डिपॉजिट नहीं देखता, M4 के अंदर वो सब कुछ देख लेता है। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर है ये बात? अब आरबीआई को पता लग जाएगा इससे, देखो आरबीआई को पता लग जाएगा। नितिका और बाकी बच्चे एक बात अंडरस्टैंड करो, आरबीआई को यह जानना जरूरी है या नहीं कि लोगों की जेब में कितना पैसा है, लोगों ने अपने डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा डाल रखा है, लोगों ने बैंकों में कितना पैसा जमा कराया है, या फिर लोगों ने पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराया है? क्योंकि उसी हिसाब से तो आरबीआई पॉलिसी डिसाइड कर पाएगा। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा पैसा कम करना है, कौन सा पैसा ज्यादा करना है? जब आपके पास मनी सप्लाई देखने के तरीके अलग अलग होंगे। सचिन ये एग्जाम्पल ही चल रहा है, अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ये जानना है कि लाइव में कितने सीरियस बच्चे हैं, तो मुझे वो भी जानना है। मुझे ये भी जानना है कि रिकॉर्डिंग में कितने सीरियस बच्चे हैं, मुझे दोनों का मिला के भी जानना है। उसी तरह से आरबीआई को यह भी जानना है कि लोगों की जेब में कितना पैसा है, बैंकों में कितना पैसा है, आपका पोस्ट ऑफिस के साथ मिला के कितना पैसा है, बिना उसके कितना पैसा है। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दो तीन क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं यहां पे, दो तीन क्वेश्चन आते हैं यहां पे। क्या क्वेश्चन आते हैं? सर मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ा, वहां तो M1 M2 M3 M4 नहीं लिखा है, वहां तो मनी सप्लाई लिखा आता है, तो मैं कौन सी मनी सप्लाई बताऊं? उसमें तो मेंशन ही नहीं किया उन्होंने कि कौन सी मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो तो सीधा M1 M2 ना लिख के सीधा मनी सप्लाई लिखते हैं। आप बच्चे सुन ही नहीं रहे हो, फिर बच्चे लिखे जा रहे हैं एम क्या मतलब क्या है, मैंने बताया मनी सप्लाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली जब न्यूज़पेपर में हमें मनी सप्लाई लिखा हुआ आता है, उसमें तो नहीं लिखा M1 M2 M3 M4, तो वो कौन सी मनी सप्लाई हुई? देखो, अगर आरबीआई मेंशन नहीं करता कि मनी सप्लाई कौन सी है, तो ऑटोमेटिकली आरबीआई का मतलब है M3। आरबीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टूल है वो है M3 को देखना। आरबीआई M3 को सबसे ज्यादा फॉलो करता है, क्योंकि आरबीआई को नहीं चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में क्या चल रहा है। पोस्ट ऑफिस के बिना आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट टूल यहां पे देखता है, दैट इज योर M3। M3 का आइडिया लगता है आरबीआई को मनी सप्लाई इतनी है, अब आरबीआई उसके हिसाब से फिर फैसले लेता है कि हमें रेपो रेट कम करनी है, ज्यादा करनी है, सीआरआर कम करना है, एसएलआर कम करना है। वो सारी बातें M3 के बेसिस पे देखी जाएंगी। अब क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक बात और, एक बात और, यहां आप देखिएगा, आप नोटिस करिएगा M1 और M2 में ना हम लोग टाइम डिपॉजिट नहीं देख रहे। M1 और M2 में हम लोग टाइम डिपॉजिट नहीं देख रहे। आप देखो ना M1 में टाइम डिपॉजिट देखा, ना M2 में टाइम डिपॉजिट देखा। तो एक्चुअली ना M1 और M2 को हम लोग बोलते हैं लिक्विड, दीज आर लिक्विड। ठीक है, क्यों बोलते हैं लिक्विड? क्योंकि आप देखो ना यहां पे नॉन या कम लिक्विड कौन से होते हैं? टाइम डिपॉजिट वाली चीजें। टाइम डिपॉजिट वाली चीजें कम लिक्विड होती हैं। जब मैंने टाइम डिपॉजिट लिया नहीं तो M1 M2 ज्यादा लिक्विड हुआ। M3 M4 क्या होगा? ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम लिक्विड होगा। M4 तो खासकर कम लिक्विड होगा, पर इवन अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट लेने लग गए, इसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट लेने लग गए। सैयद साजिद, पोस्ट ऑफिस में अब आज उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पोस्ट ऑफिस के अंदर अब उतना ज्यादा लोग नहीं अपना पैसा जमा कराते हैं, इसीलिए कम इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई यहां पे? एक बात और, एक बात और, आप नोटिस करिएगा M1 और M2 में ना हम कम चीजें देख रहे हैं। M1 और M2 में बस इतना देखा,
M2 में क्या देखा, M2 में ये सब देखा और थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये तो छोटा सा अमाउंट होगा। पर अगर हम बात करें ना M3 और M4 की, अगर हम बात करें M4 की, देखो M4 के अंदर हम सब कुछ देख रहे हैं। M3 के अंदर बस पोस्ट ऑफिस नहीं देखा, बट M3 के अंदर बाकी सारा पूरा देख लिया मैंने, बैंकों का पूरा हिस्सा, FD RD देख लिया, डिमांड डिपॉजिट देख लिया, आपके कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक देख लिया। तो एक्चुअली पता क्या होता है, M1 और M2 में ना, M1 और M2 को हम लोग बोलते हैं, व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम नैरो मनी। क्या बोलते हैं इनको, नैरो मनी, क्योंकि इनमें कम चीजें देखी जाती हैं। M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज ब्रॉड मनी, क्योंकि इनमें हम ज्यादा आइटम्स देख रहे हैं। ठीक है, ब्रॉड आप समझते हो, ज्यादा चीजें देखना। बात क्लियर हुई। मानवी, मैंने लिक्विडिटी इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आप उसको जाके देखो, कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कराना। टाइम डिपॉजिट लिक्विड नहीं होते, मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई कि कौन कम लिक्विड है, कौन ज्यादा लिक्विड है? यस और नो? तो दीज आर M1, M2, M3 एंड M4। दीज आर M1, M2, M3 एंड M4। ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, अब देखो आपकी बुक में ना फॉर्मूलेस लिखे हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो बुक में पता क्या लिखा होगा, आप प्लीज इधर ध्यान देंगे। मुझे बताओ M1 का मतलब क्या है। सर M1 का मतलब है ये, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, दिस इज M1। M3 का मतलब क्या है, M3 का मतलब है ये, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। यही है ना M3 का मतलब, यही है ना M3 का मतलब। अब देखो मुझे ये बताओ, M3 में ये तीन चीजें आ रही हैं, हाँ बिल्कुल ये तीन चीजें आ रही हैं, पर ये देखो ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये स्टार्टिंग वाले दो, अरे ये स्टार्टिंग वाले दो तो M1 ही है, ये स्टार्टिंग वाले दो तो M1 ही है, तो ये M1 और ये M1 ये तो सेम हो गया। तो एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप M1 जो कि ये है या फिर ये है, इसके अंदर अगर आप टाइम डिपॉजिट विद बैंक जोड़ दोगे तो क्या आपका M3 नहीं बन जाएगा? देखो ना ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज M1 ओनली, दिस इज M1। M1 के अंदर अगर आप ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, M3 ही तो बन जाएगा, M3 ही तो बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो जो फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कि M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, वो ऐसे बना है, वो ऐसे बना है। क्या ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अगर आपको टेबल याद है वो फॉर्मूले यूं सेकेंड्स में आपके निकल जाएंगे। यस यस यस, ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। तो ये है मनी सप्लाई के टाइप्स, पर इसके अलावा आपको M0 का भी पता होना चाहिए, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। लिखो M0, इसके बारे में नोट करो, M0 के बारे में, M0 के बारे में लिखेंगे। लिखो M0, M0 is also called, M0 is also called reserve money, reserve money और high powered money। M0 is also called as reserve money और high powered money, full stop। It is directly, it is directly created by RBI, it is directly created by RBI, full stop। It includes, it includes, पहला पॉइंट है
इट इंक्लूड्स में आगे लिखेंगे, इट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट, करेंसी इन सर्कुलेशन, इट इंक्लूड्स करेंसी इन सर्कुलेशन। पॉइंट नंबर 2, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। पॉइंट नंबर 3, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, दरअसल में ना जो भी पैसा सर्कुलेशन में है, जो भी बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा रखा है, जैसे आपका सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशो, वो आ गया। और कई बार आपकी फॉरेन गवर्नमेंट वगैरह आरबीआई के साथ पैसा जमा कराती है, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं M0 के अंदर, जिसको हम लोग रिजर्व मनी के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम लोग रिजर्व मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वॉल्ट होता है ना, बैंकों में वॉल्ट होता है, वॉल्ट कैश, जिसमें आप अलग से पैसा रखते हो। ठीक है युवराज, इसको फिजिलियत हाई पावर्ड मनी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आरबीआई क्रिएट करता है। आरबीआई ने करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा है आपके पास, आरबीआई ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बैंकों के पास, बैंकों ने जो डिपॉजिट करवा रखा है आरबीआई के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीआरआर वगैरह हो गया, वो सारा आ गया। तो इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आ गए। अंशिका, जैसे M1 M2 M3 M4 था, उसी तरह से M0, ये स्टार्टिंग है ना M0 से, जो आरबीआई ने कहीं ना कहीं पैसा क्रिएट किया, दैट इज वाई। तो M0 M1 M2 M3 M4 क्लियर है। ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M0 M1 M2 M3 और M4। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, क्लियर है यहां पे। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, अब इसी के साथ एक मिलता जुलता और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मल्टीप्लायर का। प्लीज समझेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पे 2 बार यूपीएससी में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ चुका है। वो कैसे आ चुका है मैं आपको समझाता हूं, प्लीज इसे ध्यान से सुनेंगे। करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब जो आप लोगों के जेबों में पैसा है, जो आप लोगों के जेब में पैसा है। देखो इसको ध्यान से सुनेंगे। अब देखो, मान लेते हैं यहां कोई पर्सन है, इसकी जेब में 100 रुपए हैं। अब प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर 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 मनी सप्लाई में नहीं लिखा हुआ कौन सी मनी सप्लाई, आप उसको ऑटोमेटिकली M3 मानेंगे। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मनी सप्लाई क्या है, आप उसको ऑटोमेटिकली क्या मानेंगे, M3 मानेंगे। क्या ये बात समझ आई। अब मुझे बताओ, अगर इस बंदे की जेब में 100 रुपए हैं, व्हाट इज मनी सप्लाई। मुझे आप ये बताओ, अगर इस पर्सन की जेब में 100 रुपए हैं, व्हाट इज मनी सप्लाई। आंसर इज 100 रुपीज, आंसर इज 100 रुपीज। ये देखो ना, फॉर्मूला क्या है हमारा M3 का। सर M3 का फॉर्मूला है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो M3 सर यहां पे 100 है, क्या है इस केस में M3 यहां पे 100 है, बिल्कुल। तो मनी सप्लाई 100 है। अब मान लेते हैं ये भाई साहब चले गए बैंक, इन्होंने बैंक में जमा करा दिया पैसा। अब क्या हो गया, अब बैंक में 100 रुपए जमा हो गए। अब बैंक में 100 रुपए जमा हो चुके हैं, यस और नो, यस 100 रुपए जमा हो गए। अब मुझे बताओ कि अब मनी सप्लाई कितनी है। अब मुझे बताओ कि अब मनी सप्लाई कितनी है, जब इन भाई साहब ने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए।
आप बोलोगे सर अभी भी 100 रुपए है, वो कैसे, अभी भी 100 रुपए कैसे हैं, आप देखो ना। अब क्या होगा, अब इस पर्सन की जेब से 100 रुपए चले गए, अब देखो उस बंदे की जेब से 100 रुपया निकल गया, उस पर्सन की, अरे 200 नहीं हुआ, अभी अभी 100 ही है, उस बंदे की जेब से 100 रुपया माइनस हो गया। अब लोग उस इंसान की जेब से 100 रुपया नहीं है तो 100 रुपया माइनस, पर भाई इधर 100 रुपया प्लस हो जाएगा। बैंकों में डिमांड डिपॉजिट चला गया 100 रुपए, यहां -100 हुआ, यहां +100 हो गया, आप समझे। तो मतलब यहां -100 मतलब यहां जो 100 रुपया था, सॉरी यहां जो 100 रुपया था, देखो ना, यहां जो 100 रुपया था पहले, अब वो 100 रुपया हटके इस बंदे के पास 0 हो गया है और इसके पास 100 रुपया आ चुका है। तो सर अभी भी M3 100 ही है, अभी भी M3 100 ही है, उसकी जेब से पैसा गया और बैंक में चला गया। ठीक है, अब आगे समझेंगे, अब आगे समझेंगे। मान लेते हैं 100 में से 10 रुपया बैंक ने रिजर्व में रख लिया, ठीक है, जैसे CRR में रख लिया, मान लेते हैं अभी 10 रुपए रिजर्व में रखा, ये लोन नहीं दे रहा, बाकी 90 रुपए मान लेते हैं इसने मुझे लोन में दे दिए। बैंक ने क्या किया, मुझे 90 रुपए लोन में दे दिए। अब आप मुझे बताओ कि अब मनी सप्लाई कितनी है। 10 रुपए साइड में रख दिए बैंक ने, वो लोन नहीं देगा, 90 रुपए मुझे लोन में दे दिए। अब कितना है M3, अब कितनी है मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई नाउ। अरे मनी सप्लाई पूछ रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं 90, नहीं देखो मनी सप्लाई होती क्या है, मनी सप्लाई होती है सर M3, लोगों की जेब में कितना पैसा है, कितना पैसा लोगों की जेब में है, सर लोगों की जेब में है 90 रुपए, है ना, मैंने 90 रुपए का मैंने लोन ले लिया ना, तो 90 रुपए है मेरी जेब में, गुड। उसके अलावा क्या कुछ पैसा बैंकों में जमा भी हो रखा है, हाँ भाई, किसी और बंदे ने बैंक में 100 रुपए जमा कर रखे हैं, मुझे बैंक ने 90 रुपए का लोन दिया हुआ है, तो करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक इज 90, पर किसी और बंदे ने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इज 100 रुपीज, तो 90 ये 100 ये 190 रुपए है मनी सप्लाई। M3 आपका 190 हो चुका है, यहां पे M3 190 हो गया। 100 से 190 कैसे हो गया, 100 रुपए से 190 कैसे हो गया, ये इसीलिए हो गया क्योंकि बैंक उसी पैसे को आगे लोन में दे सकता है, जो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया बैंक ने उससे आगे कुछ लोन दे दिया, तो भाई मनी सप्लाई M3 यहां पे 190 हो चुकी है। 90 रुपए मेरी जेब में, 100 रुपया बैंक के अंदर, अब हो गए 190, 190। चलो अब मान लेते हैं मैंने 90 रुपए से कुछ खाया पिया, कुछ खर्च किया, कहीं ना कहीं ये आगे घूम फिर के किसी और पर्सन के पास 90 रुपए जाएंगे, कहीं मैंने खर्चा किया, चाय पी ली मैंने 90 रुपए की, अब ये बंदा क्या करेगा, हो सकता है ये पर्सन भी किसी बैंक में पैसा जमा करा दे 90 रुपए। इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट, ये पर्सन भी हो सकता है 90 रुपए बैंक में जमा करा दे, अरे टाइम डिपॉजिट करवाया नहीं ना किसी ने, इसलिए 0 ही है वो। अब इस बंदे ने 90 रुपए हो सकता है बैंक में जमा करा दिए। अब मुझे बताओ कि अब M3 कितना है आपका, अब M3 कितना है आपका। ये पर्सन ने जब 90 रुपए बैंक में जमा करा दिए, अब M3 कितना होगा मुझे ये बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 280, अरे नहीं भाई अभी 190 ही है, देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, ये पहले कितना था 90, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इस बंदे ने बैंक में पैसा जमा करा दिया तो 90 रुपए इसकी जेब में से माइनस हो गए, हाँ, और बैंक में 90 रुपए और जुड़ गए, तो बैंक में अब कितना हो गया है, बैंक में अब 190 हो गए हैं। तो सर अभी भी M3 190 ही है, अभी भी 190 ही है, अरे मेरी जेब से 90 रुपए गए, बैंक की जेब में 90 रुपए चढ़ गए, तो अब भी 190 ही है, इट इज स्टिल 190, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, सर बैंक के पास ये जो 90 रुपए है ना, इसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व में रख लेगा। मान लो इसने 9 रुपए रिजर्व में रख दिए,
और लेट से इसने बाकी 81 रुपीस का किसी को लोन दे दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि अब M3 कितना हुआ। अब आप लोग मुझे बताओ M3 कितना हुआ। मनीष, जिस बंदे ने लोन लिया उसने कहीं खर्चा किया ना, वो खर्चा घूम फिर के बैंक में पहुंच गया। मैंने लोन लिया, उसकी चाय पी ली, चाय पीने वाले ने इसके यहां पे बैंक में पैसा डाल दिया, जिसको चाय के पैसे दिए मैंने। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब 81 रुपीज इस बंदे की जेब में है। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक 81 रुपीज है। बैंक के अंदर 90 रुपए यहां जमा है, 100 रुपए यहां जमा है। आप समझ पा रहे हो? 190 रुपए तो बैंक में जमा है, बट 80 कितना था, 81 रुपीज अब लोगों की जेब में भी आ गए हैं। तो 81 यहां, 190 यहां, तो अब कितना हो गया है सर? अब 271 रुपए हो गए हैं। अब M3 आपका 271 रुपीज हो गया है, 271। आप ये समझ पा रहे हो कि पैसे से पैसा क्रिएट हो रहा है। हम 100 से चले थे, 100 से पहले 190 हुआ, 190 से 271 हुआ। अब क्वेश्चन आता है ये हुआ कैसे? हुआ पता कैसे हुआ? ऐसे क्योंकि बैंक उसी पैसे को आगे लोन में दे सकता है। बैंक के पास 100 रुपए आए, 10 रुपए उसने रिजर्व में रख दिए, बाकी लोन में दे दिए उसने, लोन में। तो सेम पैसे से उसने आगे पैसा जनरेट कर दिया, सेम पैसे से उसने आगे पैसा जनरेट कर दिया। जब पैसे से पैसा बनता है, पैसे का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। समझे इस बात को? जिनको फॉर्मूला नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये मैं आपको बस कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा था। आपको जिसको ये समझ आ गया कि बैंक क्या कर सकता है, सेम पैसे से आगे उधार दे सकता है। तो पैसे से पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, पैसे से पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। समझे इस बात को? इसी को बोलते हैं हम लोग मनी मल्टीप्लायर, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, पैसे से पैसा बन रहा है। क्यों बन रहा है? पैसे से पैसा इसलिए बन रहा है क्योंकि बैंक उसी पैसे को आगे कहीं ना कहीं लोन पे दे रहा है। क्लियर हुआ यहां पे? गुड। चित्रांशी, फॉर्मूला आपके सामने मैंने बताया, मैंने आपके सामने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला M3 का क्या है? लोगों के हाथ में कितना पैसा है प्लस बैंक में कितना पैसा है। आपके सामने फॉर्मूला है, सामने फॉर्मूला है, उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी को आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, सेम फॉर्मूला आपके सामने ही फॉर्मूला था। चलो अब लिखेंगे इसके बारे में, अब लिखेंगे इसके बारे में। लिखो मनी मल्टीप्लायर। चित्रांशी, फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है M3 का, उसमें डालो ना वैल्यूज। क्यों नहीं डाल रहे हो आप उसमें वैल्यूज? आपके सामने है, लिखो इसके बारे में। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर refers to total amount of money, total amount of money that can be generated, total amount of money that can be generated in an economy, in an economy due to increased banking habit, due to increased banking habit of the population, of the population। देखो, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार प्लीज जरा ध्यान से देंगे, प्लीज जरा ध्यान से देखो इधर। आप लोग बातचीत ज्यादा कर रहे हो, कुछ बच्चे फिर बाद में लिख देते हैं समझ नहीं आया। प्लीज ध्यान से देखो इधर। आपको M3 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, M3 की तरफ देखना है, किसी और चीज की तरफ नहीं देखना। M3 में क्या होता है? लोगों के हाथों में कितना पैसा है और बैंक में कितना डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है, ये M3 है। जैस्मिन इधर देखो, आप ध्यान से देखो, बातचीत पे कम ध्यान दो। लोगों के हाथों में कितना पैसा है और बैंकों में कितना डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है। अब प्लीज देखो इधर, यहां से कहानी शुरू करो। इस बंदे की जेब में जब 100 रुपए है तो व्हाट इज M3?
सर M3 बस ये होगा, लोगों की जेब में पैसा, लोगों की जेब में कितना पैसा है 100, तो 100 होगा यहां पे मनी सप्लाई। जब इस बंदे ने बैंक में पैसा जमा करा दिया 100 रुपए, जब इस पर्सन ने बैंक में 100 रुपए जमा करा दिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ उस केस में, सर इसकी जेब में 0 रुपीज हो गया, बैंक में आगे 100, इसकी जेब में 0, बैंक में 100, व्हाट इज M3 100, इसकी जेब में 0, यहां 100, 100 ही है, 100 ही है। ओके, अब देखो इस 100 में से बैंक ने बोला कि भाई 10 रुपए मैं किसी को लोन नहीं दूंगा, बाकी 90 रुपए का लोन दूंगा, बाकी 90 रुपए का लोन दूंगा। अब 90 रुपए बैंक ने यहां लोन दे दिए मेरे पास। अब देखो, अब देखो मेरी जेब में कितने पैसे हैं 90 रुपए, बैंक में जमा कितने हैं 100 रुपए। तो फॉर्मूला देखो, इधर फॉर्मूला देखो, बैंक में कितने जमा है 100 रुपए, मेरी जेब में कितने हैं 90 रुपए, तो 90 प्लस 100 190, M3 190 बन चुका है। कैसे बना 190, क्योंकि सर ये सेम पैसा जो बैंक में जमा हुआ है बैंक उससे आगे लोन दे सकता है, इसीलिए M3 190 बन गया। ठीक है, अब एक बार 190 बना, ये पैसा मेरे से कहीं और गया होगा किसी और बंदे के पास, उसने 90 रुपए आगे बैंक में जमा करा दिए। अब देखो बैंक में अब कितने पैसे हैं, सर बैंक में यहां 100 रुपए थे, यहां 90 थे, तो 190, इस बंदे की जेब में कुछ नहीं है, तो M3 190 है, M3 190 है। गुड, अब बैंक क्या करेगा, इस 90 से कुछ पैसा रिजर्व में रख लेगा, बाकी लोन में दे दिया, बाकी लोन में देख दिया। ठीक है ना, अब देखो इस बंदे की जेब में कितने हैं 81, इस पर्सन की जेब में 81 रुपीस, इस बैंक में 90 रुपए जमा हो रखे हैं, इस बैंक में 100 रुपए जमा हो रखे हैं। हाउ मच इज द टोटल अमाउंट, 100 रुपए यहां पे, 90 रुपए यहां पे, 81 यहां पे, कितना बना 271, 271। तो बस यही तो है, 100 रुपए से पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में बैंक है, अगर बैंक नहीं ना होता तो ऐसे पैसा मल्टीप्लाई ना होता, ये बैंक होने की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सोचो ना, अगर इस बंदे ने तिजोरी में पैसा डाल दिया, अपने घर तिजोरी में पैसा डाल दिया, तो ये सारा काम होगा ही नहीं, ये सारा काम होगा ही नहीं। ये सारा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जो बैंक होता है ना वो उसी सेम पैसे को आगे लोन में दे सकता है। विष्णु क्योंकि फॉर्मूला में नहीं है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप पूछे जा रहे हो कि रिजर्व पैसा क्यों नहीं ऐड हो रहा, कहां है रिजर्व पैसा, यहां पे कहां है इस फॉर्मूले में पैसा। अरे अगर बैंक ने किसी को लोन दे दिया, क्या बैंक में डिमांड डिपॉजिट आपका खत्म हो गया। आप ऐसा कह दोगे कि बैंक ने इसको लोन दे दिया मतलब इसका पैसा है ही नहीं बैंक में, ऐसा बोलोगे क्या। इस बंदे का पैसा उड़ गया, हवा में चला गया। ये बंदा पैसा लेने जाएगा तो जा सकता है ना, बिल्कुल बैंकों में 100 रुपए जमा है या नहीं है, बिल्कुल जमा है, बिल्कुल जमा है। ऐसा थोड़ी होगा कि बैंक बोलेगा भाई ने लोन दे दिया तो आपका पैसा तो अब मेरे पास है ही नहीं। भाई है तो ना उसके पास पैसा, बैंकों में कितना पैसा जमा है 100 रुपए। क्लियर है अब। इस पे 3 बार क्वेश्चन आया, आपको पता है 3 बार क्वेश्चन आया, कल मैं तीनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसके ऊपर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहां से आया, बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर हुआ। यस यस यस, ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। चलो बाकी इसके आगे जो कॉन्सेप्ट बचे हैं, मोटा मोटा हो गया अब तो मनी एंड बैंकिंग, 2-3-4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उनको हम फिर कल के सेशन में कर लेंगे, एंड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कल डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके ओके, चलो तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू।